हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है पंकज और आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है संडे क्राइम स्टोरीज़ के चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज की कहानी एक ऐसे खूंखार सीरियल किलर की कहानी है, जिसको मरे लगभग 183 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उसका चेहरा सँभाल के रखा गया है, बिल्कुल वैसा का वैसा। यह सीरियल किलर इतना खतरनाक था कि इसने कुछ ही समय में 70 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। 1810 में स्पेन के गलीसिया शहर में डियोगो एल्विस नाम के एक लड़के का जन्म होता है। डियोगो एल्विस का जन्म एक गरीब परिवार में होता है, जिसकी वजह से डियोगो को 13-14 साल की उम्र में ही कमाने के लिए पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में भेज दिया गया। डियोगो वहां पहुंचकर काम की तलाश में इधर-उधर भटकने लगा, लेकिन उसे कोई अच्छा काम नहीं मिलता। वो कभी किसी की दुकान पर झाड़ू मार के तो कभी सामान उठाने का काम करके अपना गुजारा कर रहा था। धीरे धीरे डियोगो को शराब की लत भी लग चुकी थी। इस दौरान वो कुछ ऐसे लोगों से मिला जो कि नौकरी नहीं करते थे, फिर भी ऐश की ज़िंदगी बिता रहे थे। डियोगो ने पता लगाया कि वो ऐसा क्या काम करते हैं जिससे वो इतने ऐशो आराम से रहते हैं। डियोगो को पता लगता है कि वो लोग छोटे मोटे क्राइम करके पैसा कमाते हैं। बस यही बात डियोगो के मन में भी बैठ गई। उसने क्राइम करके पैसा कमाने की राह को चुना। शुरुआत में डियोगो लोगों से लूटपाट करता और फिर कुछ दिनों तक ऐशो आराम से बिताता, लेकिन कुछ ही दिनों में उसके मन में और लालच आने लगा। उसे यह काम पसंद आने लगा था। डियोगो छोटी मोटी लूटपाट छोड़कर बड़ी लूट के बारे में सोचने लगा, जिससे वो और ज़्यादा दिन ऐशो आराम से जी सकें। डियोगो ने काफ़ी रिसर्च की और फिर एक पुल को चुना, जो 1 किलोमीटर लंबा और 213 मीटर ऊंचा था। इस पुल से बाहरी किसानों का शहर में आना जाना रहा करता था, जो रोजाना फल सब्जियों को लिस्बन शहर में लाके बेचा करते थे। डियोगो ने उस पुल पर नज़र रखनी चालू की। उसने देखा कि शाम के समय किसानों का झुंड निकलता है, लेकिन जब किसानों को फल सब्जियां बेचने में समय लगता है तो अधिकतर किसान अकेले भी उस पुल से गुजरा करते थे। डियोगो ने अब रात के समय में अकेले गुजरने वाले किसानों को अपना शिकार बनाया, ताकि पकड़े जाने का खतरा ना हो। डियोगो फिर एक शिकारी की तरह उस पुल पर अपने शिकार का इंतजार करते ग्रुप में जा रहे लोगों से तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन अकेले जा रहे शख्स पर अचानक से टूट पड़ता और फिर उसके सारे पैसे लूट पाट कर किसान को उस पुल से नीचे फेंक देता। 213 फुट की ऊंचाई से गिरने के बाद किसान की मौत होना तय थी। डियोगो ने उस पुल को अपना ठिकाना बना लिया था। वो हर 5-6 दिनों में पुल पर आता और घात लगाकर बैठ जाता, फिर अकेले जा रहे किसानों को लूटकर मार डालता। लूट में पैसे ज़्यादा मिल जाते तो वो कुछ दिनों तक घूमता फिरता अय्याशी मारता, लेकिन अगर उसे पैसे कम मिलते तो वह अगले दिन पुल पर पहुंचकर अपना शिकार ढूंढता। इस दौरान अगर कोई किसान हट्टा कट्टा होता तो वो उन्हें चाकू से मारकर घायल करता और फिर उन्हें भी पुल से नीचे फेंक देता। 1-2 महीने के बाद धीरे धीरे अब किसानों के गायब होने की बात फैलने लगी। शुरुआत में लोगों को लगा कि काम की तलाश में लिस्बन शहर में ही रुक गए होंगे, कुछ समय बाद आ जाएंगे, क्योंकि उस समय शहर में जाकर 1-2 महीने रुककर काम करना आम बात थी। लेकिन धीरे धीरे गायब किसानों की संख्या 20 से 25 हो चुकी थी, जिसके बाद सभी किसानों के घरवाले पुलिस के पास पहुंचे। पहले तो पुलिस ने सोचा कि शायद किसानों ने आर्थिक तंगी के चलते खुदकुशी कर ली होगी, तो उन्होंने इतना गौर नहीं किया। लेकिन इसी बीच पुलिस के होश तब उड़े जब उन्हें पता चला कि पुल के नीचे से गुजरने वाले राहगीरों ने कुछ लोगों की लाशों को वहां पर देखा। लाशों की पहचान की गई तो पता चला कि ये लाशें उन्हीं किसानों की हैं जो गायब हुए थे। इत्तेफाक से यह जो लाशें मिली थी वो ऐसे किसानों की थी जिनके साथ डियोगो ने कोई हाथापाई नहीं की थी, जिन्हें लूटने के बाद पुल से फेंक दिया गया। यह देखकर पुलिस ने एक बार फिर यही मानना शुरू कर दिया कि गरीबी के चलते इन किसानों ने खुदकुशी की होगी। कुछ महीने और गुजरे और अब किसानों का गायब होने का सिलसिला 50 तक पहुंच चुका था। पुलिस ने फिर से जांच शुरू की तो मृतक के घरवालों से भी पूछताछ की गई। इस जांच में पुलिस को पता चला कि काफ़ी किसान ऐसे भी थे जिन्हें पैसे की कोई तंगी नहीं थी। पुलिस को यह बात खटकी कि जब इन किसानों को पैसे की दिक्कत नहीं थी तो उन्होंने खुदकुशी क्यों की। पुलिस ने गायब किसानों में एक चीज़ कॉमन देखी, वो था पुल।
पुलिस ने सबसे पहले उस पुल को बंद कराया। पुल के बंद होते ही किसानों की गुमशुदगी के मामले भी आना बंद हो गए। पुलिस के लिए यह बड़ी हैरानी वाली बात थी। पुलिस ने अब पुल के नीचे तलाशी लेने का निर्णय लिया। पुल के नीचे अच्छे से तलाशी ली गई। उन्हें वहां से बहुत सी लाशें मिली और उन लाशों में काफ़ी लाशें ऐसी भी थी जिनके शरीर पर चाकू के वार के निशान थे। पुलिस को अब समझ आ चुका था कि यह मामला खुदकुशी का नहीं बल्कि कत्ल का है। पुलिस अब इस गुमनाम कातिल की तलाश शुरू कर देती है। बात डियागो तक भी पहुंची। उसने सोचा कि कुछ समय तक लूटपाट बंद कर दी जाए। पुलिस ने काफ़ी जांच की पर उन्हें कातिल का कुछ पता नहीं लगा। वहीं दूसरी तरफ 3 साल तक डियागो भी शांत रहा। उसने पुलिस के डर से कोई क्राइम नहीं किया। किसानों की मौत अब रुक चुकी थी तो वहाँ की सरकार ने वापस से उस पुल को खोल दिया, लेकिन इस बार वहाँ की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। डियागो ने सोचा कि अब फिर से अपना काम शुरू करना चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी टाइट होने के कारण वह ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। साल 1936 में डियागो ने किसानों को मारना शुरू किया, जो 6 महीनों तक चला। फिर पुलिस से बचने के लिए उसने 3 सालों तक कोई भी क्राइम नहीं किया। पुल पर सिक्योरिटी को देखते हुए डियागो ने अपना क्राइम करने का तरीका बदला। उसने सोचा कि गैंग बनाकर अब लूट की घटना को अंजाम देना चाहिए। फिर उसने उन लोगों की तलाश शुरू की जो गरीब थे और छोटे मोटे क्राइम करते थे। जल्द ही उसकी तलाश पूरी हो जाती है। डियागो ने अपनी गैंग बना ली। डियागो ने शुरुआत में गैंग के साथ मिलकर लिस्बन शहर में छोटी मोटी लूटपाट और चोरी की और उन पैसों से गैंग के लिए हथियार खरीदे। अब डियागो ने लिस्बन शहर में मौजूद रईस लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू किया। डियागो गैंग के साथ मिलकर पहले रैकी करता, फिर लूट की घटना को अंजाम देकर उस घर में रहने वाले लोगों को बेरहमी से मार डालता और फिर फरार हो जाता। वो घर में मौजूद सभी लोगों को मार डालता जिससे कोई पुलिस को ना बुला पाए और वो वहाँ से भाग जाए। पूरे लिस्बन शहर में अब यह बात फैलने लगी क्योंकि किसानों की मौत के बाद वापस से शहर में एक के बाद एक कत्लों का सिलसिला शुरू हो चुका था। इस बार यह मामला शहर के रईस लोगों का था। पुलिस की टेंशन बढ़ने लगी। आरोपियों को ढूंढने के लिए काफ़ी तादाद में पुलिस फोर्स बुलाई गई, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला क्योंकि जब तक पुलिस को वारदात का पता लगता, डियागो और उसकी गैंग शहर के बाहर निकल जाती। इस दौरान डियागो ने लिस्बन शहर के मशहूर डॉक्टर पेद्रो अंद्रादे को अपना शिकार बनाने का सोचा। डियागो गैंग के साथ डॉक्टर के घर में घुसता है। लूटपाट करके बड़ी बेरहमी से डॉक्टर समेत 4 लोगों को चाकुओं से गोद गोद कर मार डालता है। डॉक्टर की कत्ल की बात शहर में आग की तरह फैलती है। पुलिस पर अब और प्रेशर पड़ने लगा, लेकिन इस बार डॉक्टर के कत्ल के आधे घंटे बाद ही पुलिस को इस मामले की सूचना मिल जाती है, जिससे पुलिस ने शहर में नाकाबंदी की और पूरे शहर में संदिग्ध लोगों की तलाशी में जुट गई। क्योंकि कुछ दिन पहले ही पुलिस को पता लगता है कि कुछ बदमाश शहर में आते हैं और वारदात को अंजाम देकर चले जाते हैं। इस बात को आधार बनाकर पुलिस ने उनकी तलाशी शुरू की। इस बीच पुलिस ने शहर से बाहर निकलते हुए 4 से 5 संदिग्ध लोगों को पकड़ा। पुलिस ने जब उनसे सख्ती से पूछताछ शुरू की तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इन सभी संदिग्ध लोगों में डियागो एल्विस भी शामिल था, जो पुलिस के सामने बिल्कुल खामोश खड़ा था। पूछताछ के दौरान वो लोग बताते हैं कि डियागो हमारी गैंग का सरदार है। पुलिस यहाँ सबकी हिस्ट्री खंगालती है तो उन्हें पता चलता है कि वह लोग छोटे मोटे क्राइम से जुड़े थे, लेकिन डियागो के खिलाफ पुलिस को कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं मिलता। पुलिस को डियागो पर शक होता है। अब वो 3 साल पहले किसानों की हत्या के मामले को भी इन हत्याओं से जोड़कर सख्ती से पूछताछ करती है, तो डियागो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वो बताता है कि 70 के बाद उसे गिनती याद नहीं कि उसने कितने लोगों को मारा है। जब यह बात सामने आई तो पूरा लिस्बन शहर हैरान हो गया। शहर में हंगामे होने लगे। लोगों में डियागो को लेकर काफ़ी गुस्सा था। कोर्ट ने भी जल्दी से जल्दी इस केस में कार्रवाई की और 19 फरवरी 1841 में डियागो को सजाए मौत की सज़ा सुनाई। जब डियागो की फांसी की सज़ा की तारीख तय हुई तो लिस्बन शहर में कुछ डॉक्टर्स ने कोर्ट और सरकार से मौत के बाद डियागो के दिमाग को रिसर्च के लिए अपने पास रखने की परमिशन मांगी। उन्होंने दलील दी कि वह इस बात पर रिसर्च करना चाहते हैं कि
ऐसे सीरियल किलर्स की सोच कैसी होती है। इसे साइंस की भाषा में क्रेनोलॉजी कहा जाता है। कोर्ट और सरकार ने उन्हें इस बात की अनुमति दे दी। डियोगो को बीच शहर में फांसी दी गई और फांसी के बाद उसका गला काटा गया और डॉक्टर्स और साइंटिस्टों को सौंप दिया गया। रिसर्च के बाद डियोगो का सिर आज भी मौजूद है। आज के समय में डियोगो के सिर को यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन के म्यूजियम में रखा गया है, जिसे आप भी जाकर देख सकते हैं। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सच्ची क्राइम स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल संडे क्राइम स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।